हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का लाइए, तो बस वही क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में ये 25 क्वेश्चन जो शुरुआत के होंगे वो होंगे रीजनिंग के, फिर 25 क्वेश्चन वो होंगे जीके के, जनरल नॉलेज, फिर 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, उसके बाद 25 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर किसी ग्रुप में। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है रीजनिंग का 2, 8, 14, 20, 26 और इस फिर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में जैसे कि दो के बाद कितने आते हैं, 2 में अगर कितने ऐड करो कि 8 आ जाए, 2 में अगर 6 ऐड करते हैं। अब 8 में दोस्तों कितने ऐड करें कि 14 आ जाए, तो 8 में अगर हम फिर +6 करते हैं और 14 में कितने ऐड करें फिर +6 करते हैं, तो मतलब दोस्तों +6 ऐड करना है सारे में। तो इसी प्रकार 26 में अगर हम +6 ऐड करेंगे तो आ जाता है 32। तो इसका जो आंसर है वो 32 करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिना कोई टाइम बर्बाद किए 32 में हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे परिवार पालन पोषण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विद्यालय किस शब्द से संबंधित है। बताओ विद्यालय किससे संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद्यालय की उस जगह फिल होगा शिक्षा। ठीक है, सी नंबर, विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े लिया करें। उसके बाद में मैं आपको आंसर उसके बताता रहूँगा, थोड़े से समझाता भी रहूँगा। और यदि पेपर को इस के कूट रूप में बद्ध किया जाता है तो उस कूट को एग्जाम्पल को किस रूप में परिवर्तित लिखा जा सकता है। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। जैसे पी के बाद क्या आता है क्यू, ए के बाद क्या आता है बी यानी +1, और फिर ए और सी में +2। इसी प्रकार से पी और एस तीसरे नंबर की अगर ऐड कर देखते हैं तो पी और एस PQRS यानी +3। इसी प्रकार से ई और आई में कौन सा होगा, ई और आई में दोस्तों होगा EFGHI यानी +4। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि लगभग 1 2 3 4 इसी प्रकार से एग्जाम्पल को अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी +1 2 3 4 करेंगे। जैसे ई में अगर हम +1 करें तो F आता है। ठीक है, तो F सब में आ रहा है। इसी प्रकार X में अगर हम +2 करें, X के बाद Y और Z, तो Z वाले आंसर Z भी सब में आ रहा है। इसी प्रकार से A में अगर +3 करें तो B C D, तो D दोस्तों कौन कौन में आ रहा है, तो D दोस्तों आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब हमें क्या करना है, M में अगर हम +4 करेंगे, +4 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, M के बाद NOPQ, PQ किस में आ रहा है, Q दोस्तों आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में। तो हमारा नहीं, Q इसमें नहीं आ रहा है, इसमें U आ रहा है, Q आ रहा है इस वाले में, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर है। तो और आगे मैं बताता हूँ, जैसे नेपाल अगर काठमांडू से संबंधित है तो उसी प्रकार से श्रीलंका किस प्रकार संबंधित है। तो देखो दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू और श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है, और ढाका है बांग्लादेश की, काबुल है अफ़गानिस्तान की, और हनोई शायद पता नहीं यार, बीजिंग की पता नहीं कहाँ की है। और 12 इस प्रकार से, जैसे 12 65 15 अब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा निशान आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक सीरीज़ चलती रहती है, जैसे 12 5 6 60 60 5 65 है ना। इसी प्रकार से 15 5 15 5 75 75 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 80, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जैसे 12 में अगर 5 से गुणा करते हैं प्लस फिर 5 ऐड करते हैं तो 65 हो जाता है। इसी प्रकार से 15 में अगर 5 का गुणा करते हैं और 5 ऐड करते हैं तो उसी प्रकार से 80 हो जाता है आंसर। और नीचे दिए गए अक्षरों की व्यवस्था में अगला आने वाला पद कौन सा है। तो दोस्तों अगला आने वाला पद होगा इसका, जैसे वाई की में अगर हम कितने ऐड जोड़ें जिससे W आ जाए, -2 अगर हम ऐड कर देंगे तो W आ जाएगा, है ना। और W में अगर हम फिर -2 का कर देंगे तो U आ जाएगा, U में फिर -2 कर देंगे S आ जाएगा, S में अगर हम फिर -2 कर देंगे दोस्तों तो क्या आता है
तो आता है क्यू। ठीक है, तो हमारे क्यू वाले आंसर ये 3 है, ये सही है, ये तो गलत हो गया टोटल। अब इनमें क्यू में दूसरा वाला देखते हैं, ई के बाद क्या होता है एफ, एफ के बाद क्या होता है जी एच, यानी +1 और +2। इसी प्रकार से एच और के +3। इसी के और जो आगे शब्द आएगा उसमें होगा +4। तो के बाद +4 कर दो इसके एल एम एन ओ। दोस्तों ओ किस वाले में है? ओ है केवल एक ही में ही है, इस वाले में। ये तो गलत हो गया था टोटल ना, कि ओ इसमें है और ओ इसमें है, तो इसका दूसरा नंबर होगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग अपने दिमाग से भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसका दूसरा नंबर करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार के सेम अगर क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सत्य है। सभी कारें इंजन हैं, सभी इंजन ट्राम हैं, निष्कर्ष क्या है? सभी कारें ट्राम हैं, सभी ट्राम इंजन हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाते हैं। अब आईक्यू कैसे लगाते हैं? देखो, जो कारें हैं ये ट्राम है, जो ट्राम शब्द है ये कारों के लिए भी सत्य है और इंजन के लिए भी सत्य है। तो इसका नंबर बी सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग भी अपने दिमाग से थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने बता दिया, इसका दो नंबर बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, आप आगे पढ़ते हैं। जैसे जोड़ घटाओ इसी प्रकार से मूर्ख के शब्द से संबंधित है। जैसे जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाना। इसी प्रकार मूर्ख का उल्टा क्या होगा? बुद्धिमान। तो इसका 4 नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न दिया गया है। ये देखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो, सबसे पहले मैंने बताया रीजनिंग का पेपर चल रहा है ये, और रीजनिंग के पेपर में हमेशा एक सीरीज़ बनती है, और सीरीज़ ऐसी बनती है जिसमें कोई एक नियमित अंतर हो, या नियमित जोड़ हो, या नियमित घटाना, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या नियमित गुणा हो। तो अगर हम देखते हैं, जैसे 5 में कितने ऐड करें? 7। 2 ऐड करेंगे 7 हो जाए। 7 में कितने ऐड करें? 11 हो जाए, +4 है ना। 4 में कितने ऐड करें? 17 हो जाए, +6, यानी 2, 4, 6 और 17 में 25। 17 और 25 लाने के लिए हम क्या करेंगे? +8 करेंगे। 25 में 35 +10 करेंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की श्रेणी चल रही है ना। तो अगर 25 में 10 ऐड कर दिए तो 35 हो गया, और 35 में अगर हम 12 ऐड करें, कितने के ऐड करेंगे? 12, क्योंकि 10 ऐड कर चुके हैं, 12 ऐड करेंगे, फिर 14 ऐड करेंगे, इसी प्रकार से। तो हमारा दोस्तों जो 45 है ये इस जगह गलत है। अगर गलत है तो इसका मतलब है पहली कोष्टक संख्या गलत है और दूसरी सही है। नहीं क्या? बिल्कुल गलत बात। दोनों सही है? नहीं है। दोनों गलत है? नहीं है। तो इसका 4 नंबर आंसर सही होगा। पहली कोष्टक संख्या सही है और दूसरी कोष्टक संख्या जो 45 है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है तो मैं आपको बता चुका हूँ, और इतना इतना टाइम ज़्यादा है नहीं मेरे पास कि मैं बहुत अच्छे से बता पाऊँ। तो अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ज़रूर मिलेगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर कन्फर्म है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को आखिरी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये वाला, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी पेपर आता है यार कोस्ट गार्ड का, सॉरी ये SSC GD का। तो इस प्रकार क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन है, कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य का मतलब है जिस संख्या में भाग चला जाए। किस संख्या का भाग चला जाए? 2 का भाग चला जाए, या 3 का चला जाए, या 4 का चला जाए, या 5 का चला जाए। ठीक है, तो 263 में मुझे पता है ना, अगर आप भाग दे के भी देख लेते हैं 2 का नहीं जाएगा। ठीक है, आप अगर 3 का भाग देते हैं, 263 में तो नहीं जाएगा। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अगर 3 का भाग केवल 273 में जाएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्वेश्चन आंसर नंबर 4, 273। कौन सी संख्या भाज्य है? 273 भाज्य है, क्योंकि इसमें 3 का भाग चला जाएगा और किसी भी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है 71, 78, 92, 113, और आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों जैसे 71 में हम कितने ऐड करेंगे? 78 हो जाए, अगर हम +7 ऐड करते हैं। इसी प्रकार से 78 और 92 कितने ऐड करें?
14 ऐड करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 92 और 113 कितने ऐड करते हैं, 21 ऐड करते हैं। इसी प्रकार से 113 में कितने ऐड करें कि 21, देखो 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौको 28। अगर हम 28 ऐड करते हैं 113 में तो हमारी जो आगे की संख्या है वो निकल आएगी। देखो 28 ऐड करके देखते हैं, 8 9 10 11 2 3 4 141। तो 141 वाला आंसर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह 141 आएगा। दो 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। बेजोड़ मतलब 3 तो समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न संख्या कौन, देखो बस, गाड़ी, वैन, वाहन, ठीक है। वाहन जो है, वाहन तो ये सारी सही 3 चीज़ें वाहन है, लेकिन वाहन क्या है, वाहन कोई चलाने वाली चीज़ थोड़ी है, तो इसलिए इसका आंसर डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये तीनों तो सेम है और जो सेम नहीं है वो क्या है, वाहन सेम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा वाहन। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, प्रश्नवाचक की जगह कौन सा निशान आएगा, तो आप इस वीडियो को रोक करके इसका आंसर दें और फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा आंसर होगा। देखो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 और 11। 5 में अगर हम कितने का गुणा करते हैं, 5 में अगर हम गुणा करते हैं 2 का और प्लस 1 करते हैं तो 11 हो जाता है। इसी प्रकार से 11 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं प्लस 2 ही ऐड करते हैं तो 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 24 में 2 का गुणा करते हैं और कितने ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो 24 दूनी 48, 48 और 3 48 3 कितने होते हैं, 49। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा 49, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जैसे 49 आ गया तो 49 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं और 4 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होगा वो होगा 106। और 106 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं और 5 ऐड करते हैं तो आएगा 217। तो इसी प्रकार से आपको पता पड़ गया होगा श्रृंखला कैसी बन रही है। देखो अब इस प्रकार क्वेश्चन है, ये मिल जाएंगे आपको, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे पेपर में। सभी टेबल बेंच हैं, कोई बेंच अलमीरा नहीं है, कोई टेबल अलमीरा नहीं है, सभी टेबल बेंच हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है केवल अनुसरण 1 करता है, केवल अनुसरण 2 करता है, तो क्या है इसका, देखो सभी टेबल बेंच हैं। जो बेंच होती हैं वो सभी टेबल होती हैं, टेबलों को हम बेंच कह सकते हैं, ठीक है। और जो बेंच है वो अलमीरा नहीं हो सकती, क्योंकि जो टेबल है उसे हम अलमीरा कैसे कह सकते, नहीं कह सकते ना। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई टेबल अलमीरा नहीं है, करेक्ट आंसर है पहला नंबर। सभी टेबल बेंच नहीं है, सभी बेंच टेबल नहीं है लेकिन सभी टेबल बेंच हैं, है ना। तो इसलिए इसका ए नंबर सही है, तो इसलिए इसका ये वाला करेक्ट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो थोड़ा सा 20 सेकंड बैक करके फिर से सुन लेना आप लोग। निम्न में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। बेजोड़ है ना, कौन सा मतलब में नहीं मिल रहा है। देखो ऐसे होता है इन क्वेश्चनों में, जैसे के एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद एन आएगा, ठीक है, समझ चुके एक चीज़। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी, है ना। तो मतलब P + 1 R + 1 T। तो एक शब्द बीच में रुका हुआ है ना, इसमें क्या रुका हुआ है, वी के बाद क्या आता है, W के बाद एक्स के बाद वाई। इसमें भी एक शब्द बीच में छिपा हुआ है, इसमें भी एक शब्द बीच में छिपा हुआ है, इसमें भी बी के बाद सी के बाद डी भी छिपा हुआ है, तो इसमें भी छिपा हुआ। केवल के पहले नंबर में अगर हम देखते हैं गौर से तो के बाद क्या आता है, एल ही आता है। तो मतलब इस वाले में बीच में कोई भी शब्द हाइड नहीं है, इस जगह कोई भी शब्द हाइड नहीं है। अगर होता तो हम और बात देखते, लेकिन इस जगह कोई भी हाइड नहीं है। तो यही जो है, यही वाला ए नंबर मैच नहीं कर रहा है और लगभग सारे मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर, बेजोड़ संख्या होगी ए। तो अब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं कुछ टाइम टेकन क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इन्हें, मैं तो क्या कहूँगा, थोड़ी देर के लिए स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना, अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं कहूँगा आप इसके एंड के लिए छोड़ सकते हैं। देखो जैसे इस प्रकार क्वेश्चनों में, जैसे ए क्या है, ए मीन्स 3, बी मीन्स 4, सी मीन्स 5। तो वैसे अगर हम नंबर सिस्टम में देखें तो ए की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू होती है 2, सी की वैल्यू होती है 3, है ना।
तो लेकिन इस वाले नंबर में दिए गए हैं तो +2 करके दिए गए हैं, ए +2 3, +2 4, +2 5, मतलब कोई भी नंबर ले लो। जैसे एच भी अगर है अपने पास तो एच की अगर नंबर सिस्टम वैल्यू होती है 8, लेकिन यहाँ पे एच का मान दिया गया है 10, तो मतलब +2 करके दिया गया है। समझ रहे हो आप लोग कि अगर कोई भी नंबर हो उसमें अगर +2 करके इसमें ऐड करना है। जैसे पीपल है, पी की वैल्यू क्या होती है, जो कुछ हो उसमें आपको +2 ऐड करना है और इस जगह रख देना है। इसी प्रकार से ई की वैल्यू होती 5, लेकिन इस जगह ई की वैल्यू है 7, है ना, +2 है। वैसे ई की वैल्यू 5 होती है, लेकिन इस जगह +2 करना है हम लोगों को। इसी प्रकार से ओ की वैल्यू होती 15, होती है ना 15 नंबर सिस्टम में, लेकिन इस जगह वैल्यू होगी 15 + 2 17। तो जितने भी आए उन सबको ऐड करना है आपको। उन सबको ऐड करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर नंबर, मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा 81। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो होगा 81। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन सारे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से रीजनिंग हाई लेवल, मॉडरेट लेवल की है, ज़्यादा हाई नहीं है ना ज़्यादा कठिन है। अब देखो जैसे 8 मित्र हैं, PQRSTUVW, ठीक है, 8 मित्र हैं, एक मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। P जो है वो W के, देखो 8 मित्र, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक 8 यहाँ पे, ये 8 मित्र बैठे हुए हैं। P जो है, P यहाँ पे बैठा हुआ है, PW के, देखो P यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो ये 8 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मित्र हैं। और P जो है W के बाएं से तीसरे, W यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे 1 2 3 बाएं, अच्छा बाएं से तीसरे है, ठीक है, तो W यहाँ पे बैठा होगा। अब W यहीं पे बैठा है, तो इसके बाएं से तीसरे नंबर पे क्या है यार, तीसरे पे है भाई, ठीक है, W यहाँ पे है, तो इसके 1 2 तीसरे नंबर पे क्या है, P है। और क्या है, और T के दाएं से तीसरे स्थान पर, और T के दाएं से T यहाँ पे होगा, ठीक है, तो तीसरे स्थान पर P है, इस स्थान पर बैठा है। S W और Q के बीच बैठा है। S जो है W और Q यहाँ पे ले लो, S कहाँ है, S W और Q के बीच में बैठा है। U V के दाएं से, U जो है V के दाएं से, U यहाँ पे, V के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। W के विपरीत कौन बैठा है, W देखो इस जगह कौन बैठा है, इस जगह देखते हैं कौन बैठा है, PQRST, T अभी नहीं बैठा ना, बैठ गया, PQR नहीं बैठा अभी तक, तो इस जगह R होगा। तो W के जो सामने जो है वो कौन सा है, R है, तो W के सामने R है, तो इसलिए इसका आंसर भी R होगा। तो आप लोग इसे अपने एक बार थोड़ा सा अपने मन से सॉल्व करना, और फिर मैंने इसका आंसर बता दिया है, इसका आंसर होगा R, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 7 दोस्त हैं, JIHIJKLMN, ठीक है, एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। ये बैठे हैं 7 दोस्त, HIJKLMN, ठीक है, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। M जो है H के दाएं से तीसरा, M बंदा जो है यहाँ पे बैठा है, H के दाएं से तीसरा है, 1 2 तीसरा, ठीक है। HI के दाएं से तीसरे, H जो है, तो दोस्तों इसी प्रकार से H जो है वो दाएं के तीसरे बैठा है, ठीक है। M N के समीप नहीं बैठा है, H दाएं के दूसरे स्थान पर बैठा है। इसी प्रकार से अब नंबर सिस्टम में जिस प्रकार से दिया गया है, आप सारे लोगों को डोनेट कर लेना, और जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर नंबर J, B नंबर। तो बताना फिर इसका आंसर आपको आया, नहीं तो फिर मैं टेलीग्राम पे इसका आंसर भी समझा दूंगा आपको अच्छे से, क्योंकि टाइम हो रहा है, पेपर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा निम्न में से कौन सा रेखा चित्र प्रश्न चित्र के स्वरूप को पूर्ण करेगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे स्टार, इस जगह कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे, इस जगह कौन सा आना है, ठीक है, यही तो पूछा है। अब देखो स्टार कौन से मिल रहा है, स्टार दोस्तों मिल रहा है, इसमें स्टार मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो ये तो टोटल गलत है, ठीक है। और बताएं, अगर हम कंपेयर करें
ए में और सी में। तो ए और सी में कंपेयर करते हैं तो स्टार मिल रहा है, स्टार मिल रहा। और ये बिंदी आप देख सकते हैं छोटी सी एक है, ये वाली बिंदी, ये ठीक है। तो ये बिंदी किस में मिल रही है? इसमें मिल रही है, ए में। बी में तो मिल नहीं रही, तो इसलिए दोस्तों बी भी, सी नंबर भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चित्र में छिपा हुआ चित्र ज्ञात कीजिए। इस जगह कौन सा चित्र छिपा हुआ है? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि ये चित्र दिया गया है। ठीक है, ये चित्र दिया गया है और ये 3 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे, लेकिन अब मैंने 3 ही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बन नहीं रहे थे, ये छोटा सिस्टम है मेरा। तो इस वाले चित्र में कौन सा ये चित्र छिपा हुआ है? तो दोस्तों अगर हम इसे गौर से देखेंगे, आप लोग देखते रहना, तो इसमें जो आपका मिलेगा वो मिलेगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर चित्र इसमें छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है चलो वो भी बता देता हूँ। देखो सी नंबर में क्या है, ये देखो लाइन, ये लाइन और ऐसे करके कुछ है ना, तो ये वाली लाइन इसमें ये छिपी हुई है, ये देखो, है ना। तो और भी आप ध्यान से देखना, और भी कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल सी नंबर मिलेगा। सी नंबर आपको ऐसा लगेगा कि इसी वाले भाग से ये लिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये वाला। इसमें दिया गया उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आएगी। इस अगली कौन सी आएगी? तो देखो इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। ये एक एरो वाला है और एक बिंदी वाला है, एरो। ठीक है, एरो वाला पहले नंबर पे है, फिर आता है दूसरे पे, फिर आता है तीसरे पे, फिर आता है चौथे पे, फिर आता है 5वें पे। अब कहाँ अब आएगा दोस्तों? 6वें पे। 6वें मतलब ऊपर आएगा। ऊपर किस में? इसमें आ रहा है ऊपर और इसमें आ रहा है। ठीक है, एरो अगर देखें तो ऊपर इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। अब हम देखते हैं वो गदा जैसा कुछ है, बिंदी जैसा है ना, बिंदी वाला एरो। तो वो नंबर 1 पे आ रहा है, फिर दोस्तों नंबर 2 पे आया उल्टी तरफ, फिर नंबर 3 में आया, फिर नंबर 4 में आया, फिर नंबर 5 में आया। तो नंबर 5 आप कहाँ आएगा दोस्तों? नंबर 6 में आएगा, इस तरफ आएगा। इस तरफ कौन में है? यहाँ पे। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध पुरुष को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? पिता पुरुष डॉक्टर। पिता पुरुष डॉक्टर में से कौन सा वेन डायग्राम सबसे अच्छे से प्रदर्शित करता है? तो पिता पुरुष डॉक्टर, तो पिता पुरुष डॉक्टर कभी भी अलग नहीं होगा, तो ये गलत बात। और अगर पिता पुरुष यहाँ पे हैं तो डॉक्टर केवल पिता से संबंधित या पुत्र से संबंधित तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा बी नंबर। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पिता पुरुष डॉक्टर को दर्शाने के लिए बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा वो तो वही आ गया। अब यह दोस्तों आ गया हम लोगों का जीके का पेपर। अब जीके के 25 क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। ऊपर के 25 हो चुके हैं, अब हम जीके के 25 सॉल्व करेंगे। भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा। आईसीसी महिला अवार्ड में दशक की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर कौन सी बनी? बताओ। ओडीआई आईसीसी में कह रहा है, इंडिया में नहीं कह रहा। तो आईसीसी के लिए दोस्तों बनी है एलिसे अलेक्जेंड्रा पेरी। ठीक है, दिसंबर 2020 में। अब ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप लिख लो एक बार और फिर याद करना, क्योंकि ऐसे तो आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। तो इसलिए आप इनको लिख लो और एक बार शाम को भी याद कर लेना, एक बार सुबह याद कर लेना। ये एक प्रकार की टॉनिक है आपके लिए। शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? शशि थरूर जी ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? शशि थरूर जी ने ये नहीं लिखी, हिंद स्वराज लिखी है, जो वो ने लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और शशि थरूर ने ये सारी बुक्स लिखी हैं, हिंद स्वराज नहीं लिखी है। लोकतल किस राज्य में स्थित है? अब लोकतल है मणिपुर में स्थित। लोकतल झील, आपको झीलें भी याद करनी होंगी कि कौन सी झील कहाँ पे है। लगभग 30 से 35 झील हैं। तो आप नेट पे सर्च कर लेना या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, झीलों की भी PDF मिल जाएगी और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं SSC GD के लिए, सबकी PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो लोकतल झील कहाँ पे है? लोकतल झील मणिपुर में है। तो अब आगे खसावा दादा साहेब जाधव किस लिए प्रसिद्ध थे? खसावा दादा साहेब जो थे वो थे पहलवानी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, खसावा दादा साहेब जाधव पहलवानी के लिए प्रसिद्ध थे। झोरा लोक नृत्य किस राज्य का है?
अब झोरा लोक नृत्य वो है, वो उत्तराखंड का है। ठीक है, अब आपको नृत्य भी याद करने होंगे। ठीक है, कि ये लोक नृत्य कहाँ का है, जैसे उत्तर प्रदेश का कौन सा है और मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है। जो भी लोक नृत्य जिस राज्य के हैं वो सारे आपको याद करने होंगे। हेमंत महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमस महोत्सव, हेमस महोत्सव जो है दोस्तों वो लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, हेमस महोत्सव। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन सा था दोस्तों? अकबर। तो इसका होगा आंसर नंबर सी। जब ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी 1965 में शायद, हाँ नहीं 1600 में कुछ हुई थी, 16वीं शताब्दी में। तो यही जी थे, अकबर थे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हिटलर किस देश का तानाशाह था? वो तो सबको पता है, हिटलर जर्मनी से था। ठीक है, जर्मनी की तानाशाह था। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। भारत में यारलुंग तसांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो यारलुंग तपांगपो नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन लिख रहे होंगे, और लिखने से क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा। देखो, रबी मौसम और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम आता है, वो कौन सा आता है? देखो, रबी और खरीफ की मौसम फसलों के बीच में कौन सा आता है? जायद का आता है। ठीक है, तो जायद जो है वो आता है गर्मियों के मौसम में। जायद की फसल जो होती है वो गर्मी के मौसम की फसल होती है, उससे ही हम लोग जायद की फसल भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने स्पर्शिया की प्रथा को समाप्त कर दिया? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। अनुच्छेद लगभग आपको 30 अनुच्छेद याद करने होंगे, और 30 अनुच्छेद से एक अनुच्छेद जरूर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद बता दूं तो स्पर्शिया की प्रथा को समाप्त किया है अनुच्छेद नंबर 17 ने। ठीक है, भारत सरकार के खाद्य उद्योग मंत्री कौन है? खाद्य उद्योग मंत्री कौन से? खाद्य उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारसी जी, खाद्य उद्योग मंत्री हैं भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य नहीं है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? उपभोक्ता ये नंबर दुकानदारों द्वारा धोखाधड़ी करने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा प्राप्त करना, ये काम उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर आप बात के लिए भी छोड़ सकते हैं। आप इन्हें बाद में भी लिख सकते हैं, और अभी लेकिन इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? दो कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिन्हें सरकार मतलब कह के लेती है कि मैं आपसे ये कर ले रही हूँ, और अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जिन्हें आपको पता नहीं पड़ता लेकिन आपसे वो पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। तो दोस्तों उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका आंसर होगा उत्पाद कर। और लगभग सारे कर हैं, जैसे निगम कर, संपत्ति कर और पूंजीगत कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, ये तीनों। और अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? उत्पाद कर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सभी एक कोश की यूकेरियोटिक को निम्न के अंतर्गत रखा गया है। बताओ दोस्तों, यूके जो कुछ है तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यूकेरियोटिक को रखा गया है। मानव शरीर में वह हार्मोन कौन सा है जो रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? वह हमारे शरीर में वो कौन सा हार्मोन्स है जो हृदय गति को नियंत्रित करता है? बताओ दोस्तों कौन सा हार्मोन्स है? तो दोस्तों वो हार्मोन्स है एड्रीनैलिन हार्मोन है जो हृदय गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सी पुरानी न्यूरोडिजेनेरेटिव बीमारी है जो आमतौर पर शुरू होती है और समय के साथ बिगड़ती जाती है और 60 से 70% डिमेंशिया का कारण बनती है? तो दोस्तों वह बीमारी है अल्जाइमर रोग। ठीक है,
तो इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर किसकी इकाई है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इतने से ईजी क्वेश्चन। हमें पता है विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। आवेश की इकाई क्या है? आवेश की इकाई कूलाम है, कूलाम। ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश की तीव्रता की कैंडेला। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला। टेस्ला नाम सुना है? नहीं सुना तो सुन लो, टेस्ला। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। निम्नलिखित में से किस यौगिक को ग्लोबल लवण के नाम से जाना जाता है? ग्लोबल लवण को ग्लोबल लवण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ग्लोबल लवण को सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल लवण के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जिस खड़िया का इस्तेमाल होता है उसमें ज़्यादातर लवण होता है। यह निम्नलिखित में से किस धातु का लवण है? तो दोस्तों वो लवण है कैल्शियम का। ठीक है। खड़िया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। कुछ नहीं होता है, एल्युमिनियम होता नहीं, कॉपर होता नहीं, मैग्नीशियम होता नहीं, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? कैल्शियम। खड़िया में अगर कोई पूछ लेता है कभी तो बता देना कैल्शियम होता है सबसे ज़्यादा। जीवमंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? जीवमंडल में दोस्तों स्थलमंडल भी शामिल है, वायुमंडल भी शामिल है, जलमंडल भी शामिल है और लगभग सभी शामिल है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, जीवमंडल में सभी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस। तो दोस्तों अब हम अपना मैथ का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैथ का। एक लैपटॉप पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितनी छूट पर बेचा जाना चाहिए? माना उसका जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये। ठीक है। जो उसमें अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य हो जाएगा 120%। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अंकित मूल्य हो जाएगा उसका 120%। ठीक है। अब उसमें 5% लाभ भी अर्जित करना है ना, तो 5% लाभ यानी 100 रुपये का 5% और कर दो तो लाभ वाला हो गया 105%। ठीक है। अब उसे कितनी छूट पर बेचा? अब देखो सबसे पहले इसमें छूट कितनी होगी? तो दोस्तों छूट होगी इसकी, छूट होगी 120 माइनस 105। तो छूट कितनी होगी दोस्तों? 15% की। अब 15% की छूट तो हो गई नहीं, 15% नहीं हुई, 15 आपकी हुई। छूट कितने रुपए की हुई? 15 रुपये की छूट हुई। अब छूट परसेंट भी निकालना है, कितने परसेंट छूट हुई? तो दोस्तों परसेंट निकालने के लिए हम करेंगे 100/120। समझ रहे हो ना? 120। तो अगर इसका 0 से 0 कट गई, अगर हम 150 में 12 का भाग देते हैं, 12 भागे 150 करते हैं, तो दोस्तों आता है आंसर 12.25। कितना आता है? 12.25। तो इसका 12.25 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो समझ गए होगे आप लोग कैसे? बहुत इजी मेथड था। मतलब सबसे पहले में हमने 120 लिख लिया, ठीक है, ये 20%। फिर हमने एक तरफ 105 कर लिया, फिर इन दोनों को मैंने घटा लिया, 105 इनसे 5 यानी 100 + 5 कर दिए, और 100 + 20 120, 105 इन दोनों से इससे घटा दिया और कितना निकला? 15। और 15 का करने के लिए हमने 100 बटे कितने किए? 120। 120 क्यों किए? क्योंकि ये अंकित मूल्य था, इसलिए हमने 120 किए बटे अंकित मूल्य। ये सूत्र ही लिख लो आप कि छूट परसेंटेज निकालने के लिए छूट बटे अंकित मूल्य करना पड़ेगा। हमारा 12.5 आंसर आ गया। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंदें एक बड़ी गेंद को पिघलाकर बनाई जाती हैं जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। कितनी गेंदें? कुल गेंदों की संख्या निकालनी है। ठीक है। कुल गेंदों की संख्या के लिए सूत्र देखो, n बराबर लिख लो आप बड़ी गेंद का q बटे छोटी गेंद का की त्रिज्या का q। समझ रहे? q मतलब 6, इसका कहने का मतलब है दोस्तों 6 × 6 × 6 बटे 3 × 3 × 3। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 2 2, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो n का मान कितनी गेंदें निकाल आई दोस्तों? 8। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 8। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई नहीं, बड़ा सरल है। मतलब बड़ी गेंद की त्रिज्या का क्यू बटे छोटी गेंद की त्रिज्याओं का क्यू। क्यू मीन्स घन। 3 संख्याओं का योग 280 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है। दूसरी संख्या क्या है? देखो दोस्तों ये क्वेश्चन एक ट्रिक से भी लग जाएगा और दूसरा इसका मेथड बहुत लंबा है, तो हम लोग ट्रिक से लगाएंगे।
तो दूसरी संख्या निकालनी है ना। तो देखो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात दिया है, पहली और दूसरी का दिया है, तो दूसरी संख्या कौन सी है, 3 है इसमें। और फिर कौन सी है, दूसरी और तीसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या कौन सी है, इसमें 4 है। तो पहली बार में दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात का मतलब, पहली बार में दूसरी संख्या है 3, दूसरी बार में दूसरी संख्या है 4। तो इनमें से हम 4 ऑप्शंस में जो जिस भी संख्या में 3 और 4 से भाग चले जाएं वही हमारी संख्या होगी। तो देखो 90 में 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, गलत हो गई। 95 में 4 से नहीं जाएगा, और 96 में 4 से जाएगा, 92 में 4 से जाएगा, 96 में 3 से जाएगा भाग, 96 में 3 से जाएगा, बिल्कुल 4 से भी जाएगा, इसमें 3 से भी जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 92 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गई। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होगे। देखो बहुत सरल है। तो पहली बार क्या बोला, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी पहली संख्या A दूसरी संख्या B, इन दोनों का अनुपात 2/3। और दूसरी बार क्या बोल रहा, दूसरी और तीसरी, यानी B/C बराबर 4/5। ठीक है, तो C का मान पहली बार 5 निकला, B का मान पहली बार 4 निकला, और यहाँ पे 3 निकला। तो जिसमें भी जिन भी संख्याओं में इन दोनों संख्याओं से 3 और 4 से भाग चला जाए वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। देखो अब ये पढ़ते हैं। एक स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है कोई व्यक्ति। यदि जल की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, मतलब देखने में थोड़े कठिन लगते हैं, कुछ नहीं, बहुत सरल है। देखो ऐसा होता है, जिस 4 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, 2। अब 2 निकलेगा ना, तो चाल कितनी निकल आई, चाल निकल आई 2। अब दोस्तों चाल का मान तो 2 निकल आया। अब एक हमने सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना, ये तो चार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग बराबर। तो चाल का मान निकला है 2, घटा दिया मैंने इन दोनों चालों को। दूरी का मान है 10। ठीक है, समय निकालना है, समय मान t। तो देखो दोस्तों 10 बराबर, नहीं चाल यानी 2 है, चाल बराबर दूरी यानी 10 किलोमीटर बटे समय। तो समय यहाँ पे आ जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा t बराबर 10/2। तो 10/2 का मतलब 5 घंटा। समय कितना निकाला है दोस्तों, 5 घंटा। तो इसका 5 घंटा होगा करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कि ये दोनों चालें दी गई हैं, एक चाल से एक चाल को घटा लिया और चाल बराबर दूरी बटे सूत्र लगा दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आंकड़ों की मध्यिका निकाली है। अब आंकड़ों की मध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वाली संख्याएं हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिख लो, चाहे घटते हुए क्रम में लिख लो या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। फिर कौन सी संख्या है, फिर है दोस्तों 9 है, नहीं फिर 7 है, फिर 9 है, और फिर कौन सी है, फिर 12 है, और फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है। ठीक है, 17 तक वहीं रहने दो, 6 हो गई। कुल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, संख्याएं 5, 10, 11 संख्याएं। क्योंकि इसमें 11 पद हैं तो इसका सूत्र बनता है n/2 + 1वां पद। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14। इसमें अगर मतलब विषम पद हैं तो इसका सूत्र होता है n/2 + 1 वां पद। n का मान 11 + 1, 11 + 1 12, 12/2। अब हम इसका करेंगे छठवां पद। छठवां पद कौन सा है, जौन सा छठवां पद हो, छठवां पद निकलेगा दोस्तों 14। तो इसका दोस्तों 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 कैसे निकलेगा, आपने एक बार आरोही क्रम में लिख के देख लो, जौन सा छठवां पद हो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफार्म को 36 सेकंड में और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। देखो ये भी सरल क्वेश्चन है। अगर कोई भी जैसे सेकंड है 2 बार दे दिए गए तो इन दोनों को घटा लो एक बार आप, 36 - 20। ठीक है, उसमें दो बार चाल दी गई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हमने चालों को घटा लिया था। ठीक है, तो 36 - 20 अगर करोगे तो कितना निकलेगा, 16। प्लेटफार्म की लंबाई पूछनी है। ठीक है, पहले तो इसे याद रखना, समय कितना निकला, 16। अब हमें क्या, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, 18 × 54 और 5 × 15। तो दोस्तों हमारी चाल कितनी निकल आई,
15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो समय कितना था, 16 सेकंड। और ये चाल कितनी थी, चाल थी दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये है इतने से 16 सेकंड, ये इतने। अब हमें क्या निकालना, प्लेटफार्म की लंबाई। अब दोस्तों हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय वाले सूत्र में अगर ये मान रख देंगे, चाल का मान रख देंगे, समय का मान रख देंगे, तो हमारी जो दूरी है वो निकल आएगी। तो दूरी बराबर चाल कितनी निकली थी 15, चाल इंटू समय कितना है 16। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो दोस्तों हमारा आंसर निकलता है, कितना निकलता है 240। तो हमारा 240 करेक्ट आंसर होगा। 15 इंटू 16 करके देख लेना, तो 240 करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सुमित द्वारा 5 मैचों में बनाए गए औसत रन 98 रन हैं। यदि पहले 2 मैचों में 200 रन बनाए और अंतिम 2 मैचों में 150 रन बनाए, तो तीसरे मैच में उसके द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप पहले वीडियो को रोक करके आप अपने आप से लगाइए और फिर बताइए कौन सा आंसर है। ठीक है, तब तक मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। चलो, तो इसका आंसर है दोस्तों, देखो ये इस प्रकार से औसत वाले सवाल हैं, तो इनको औसत वाला एक सूत्र याद रख लो। कुल पद, कुल कितने पद हैं, 5 पद हैं। तो कुल पद यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे टोटल नंबर, ये प्लस है सब है, बटे टोटल नंबर कितने 5। ठीक है, कुल पदों की संख्या बटे नंबर ऑफ द पद इज इक्वल टू कितना है, मतलब समझ में आया आपको। 2 मैचों में 200, 5 मैचों में बनाएगा औसत रन कितने हैं 90। तो 90 बराबर, ठीक है 90 बराबर, अब पहले 2 मैचों में रन कितने थे 200 प्लस x3 प्लस आखिरी की 2 मैचों में 150 यानी 150। ठीक है, देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, 90 बराबर 150 प्लस x प्लस 200 बटे दोस्तों 5। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे होंगे 300, दुगने दुगने कर दो सब, यहाँ पे होंगे 400। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 100 रन। तो ठीक है, इसका आंसर 100 रन होगा। और आप अपने हिसाब से इसे लगा के देखिए, फिर मैं आगे बता दूंगा। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। करण और अर्जुन 24 दिनों में एक कार्य करते हैं और करण अकेले 20 दिनों में कार्य कर सकता है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए अकेले अर्जुन द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। देखो, करण और अर्जुन एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 24 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। तो देखो, तो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, एक दिन में कर सकते हैं वो 1/24। कौन कर सकते हैं, करण और अर्जुन। करण लिख दूँगा, करण और अर्जुन। ठीक है, 1/24 कार्य कर सकते हैं एक दिन में। और इसके बाद लिखा है, और करण जो है वो अकेले एक कार्य को कर सकता है 1/20 दिन में। ठीक है, एक दिन में वो कितना कार्य करेगा 1/20। इसी प्रकार से अर्जुन एक दिन में कितना कार्य करेगा, अर्जुन करेगा एक दिन में 1/x। तो अब देखो, आइए, अर्जुन करेगा 1/x, कर्ण करेगा 1/120, और एक दिन दोनों मिलके करेंगे एक दिन में 1/124। अब देखो, यानी दोनों कितना करेंगे 1/24 बराबर कर्ण कितना करेगा 1/20 करेगा, 1/120 करेगा। अर्जुन कितना करेगा 1/x करेगा। ठीक, अब हम लोग अगर इस भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो x का मान होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखना। तो 1/x बराबर 1/24 माइनस 1/120, लासा लेते हैं इसका 120, यहाँ पे आ जाएंगे 5 24 पंचे 120 माइनस 1 यानी 4/120। तो दोस्तों इसी प्रकार से 30 बार कट गया, तो x का मान जो निकला x बराबर 30। तो जो यही हमारा आंसर है। जो अर्जुन द्वारा किसी कार्य को करने में दिनों की संख्या कितनी निकली 30 दिन। कैसे निकली, इन सबको हमने एक बार उल्टा करके इनकी भिन्न बना ली। करण और अर्जुन को एक तरफ कर दिया और अकेले जो दोनों लोग काम कर रहे थे इन दोनों को अलग अलग जोड़ लिया।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया, यदि महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 216 है और एक संख्या 108 है, दूसरी संख्या को ज्ञात करनी है। समझ गए। देखो इसका एक सूत्र होता है, देखो महत्तम समापवर्तक यानी मासा इंटू लासा, इसे लासा ही बोल सकते हैं हिंदी में, 216 मासा इंटू लासा बराबर एक संख्या क्या है 108 है, इंटू दूसरी संख्या क्या है x है। ठीक, तो कहने का मतलब है 12 इंटू 216 बराबर x और यहाँ पे क्या होता है 108। ठीक है, तो 108 x बराबर 12 इंटू 216 बटे 108, तो 12 नमा 108, 9 का इसमें भाग दे दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 बनो 9 6 9 बनो 9 6 9 और भाग दे के देख लो इसमें। देखो 9 का भाग दे उस 216 में, तो 216 भागे तो 9 कितने आते हैं इसमें दोस्तों, आते हैं 9 दूनी 18, 9 कितने बचे यार 3 6, 9 चौको 36 24। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 24 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यदि एक टी शर्ट 350 रुपये के मूल्य पर 10% लाभ पर बेची जाती है, शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ कितना है, लाभ माना x है, x इंटू 10% बराबर 330। ठीक है, तो 330 का 10% कितना होता है 30 रुपये, तो 30 रुपये से अगर हम ऐड देखेंगे तो इसका आंसर होगा दोस्तों 300 रुपये। अब कैसे होगा तो आप लोग ये समझ चुके होंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा है एग्जैक्ट सेम टू सेम पेपर में आता है, कोई आपको नंबर्स कहीं पे दूसरे नहीं मिलेंगे, तो इसका 300 रुपये याद रखो। साधारण ब्याज पर 500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 650 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ जाती है तो समान राशि पर अतिरिक्त ब्याज दर क्या होगा। यार साधारण ब्याज कितना सरल आंसर, देखो साधारण ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, अब मूलधन कितना है, ठीक है निकालना क्या है अतिरिक्त ब्याज निकालना है, ब्याज तो ब्याज तो मूलधन कितना है 500 रुपये है ना, तो 500 इंटू दर कितनी है, दर दोस्तों है 5%। देखो फिर से करते हैं, तो 500 इंटू 5 इंटू समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष में 12 दूनी 24 12 36 महीने बटे 100। ठीक है जी, इससे ये कट गया, तो 55 25 25 तिया 75 यानी 3 वर्षों का जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 36 महीने नहीं करेंगे, केवल 3 वर्ष करेंगे, तो 55 25 25 तिया 75, तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा 75 रुपये। ठीक है, से 650 रुपये यहाँ पे दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है ना, हमने इनका यूज़ किया है, तो बस हमने वही सूत्र है अपना ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ठीक है, बस यही करके हमारा आंसर आ गया। मूलधन जो 500 रुपये थे मूलधन मीन्स जो हमने उसे दिए हैं अगले आदमी को। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं। 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 500 मीटर ऊंचा एक कमरा है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है। दोस्तों इसके लिए सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछ ली है उसने, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये सवाल लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो लंबाई निकाल रही है उसका वर्ग बराबर 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। 16 का वर्ग क्या होता है 256, 12 का क्या होगा 144, 10 का क्या होगा 100। ठीक है, 256 और 144 कितने हो गए 400, 400 और प्लस 100 500। ठीक है, तो एल स्क्वायर जो सबसे लंबी छड़ है वो उसका वर्ग बराबर 500, तो एल बराबर क्या हो गया रूट 500। तो रूट 500 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो रूट 500 को हम लिख सकते हैं 10 रूट 5, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 रूट 5। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे। हाँ, सबका मतलब वर्ग कर दो और उनके ऊपर एक बार रूट चढ़ा दो, जो आंसर आएगा वही अपना डिजायरियस आंसर होगा। विद्यालय में 55% छात्र लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 720 है तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने अभी ये बताया था आपको आंसर इसका,
विद्यालय में 55% छात्र लड़के हैं, ठीक है। तो 55% छात्र लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां दोस्तों 45% है। 45% बराबर 720, ठीक है। तो 1% बराबर क्या होगा? 720/45, है ना। 720/45 अगर हम करते हैं तो 45/720 करके देखो कितनी बार जा रहा है इसमें। 45 दूनी, ठीक है, इतना ही बना रहने दो, ठीक है। ये क्या है? ये 1% है। 1% बराबर इतना, और हमें कितना निकालना है? छात्रों की संख्या इंटू 100 कर दो एक बार इसमें। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा इसे, वो होगा 1600, ठीक है। एक बार आप सॉल्व करके देख लेना इसे। सबसे पहले लड़कियों की संख्या दी गई है 720, तो 720/45, ठीक है। तो इसे आप एक बार सॉल्व करना इंटू 100, ठीक है। जो आंसर आएगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से इसे सॉल्व करने से 1600 आएगा, तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भाग दे के देख लो इसका। 45 में 720 का 16 बार जाएगा, ठीक है। हाँ जी, जा रहा है बिल्कुल, देख लो 16 बार जाएगा, इससे ये कटेगा, 16 बार जाएगा। 16 × 100 = 1600, ठीक है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है यार। कहाँ गया अपना? पी, क्यू और आर की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। यदि पी और क्यू की औसत ऊंचाई 150 सेमी और क्यू और आर की औसत ऊंचाई 155 सेमी, तो क्यू की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों मैंने एक औसत का भी सवाल बताया था आपको, जिसमें हमने दुगने किए थे सारे। तो ऐसे ही ये है, तो 150 देखो सबकी है 150। तो देखो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है, तो इससे हम लोग छोड़ना अभी एंड में कर लेंगे इसे सॉल्व। तो अभी हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। ए और बी ने एक व्यापार में साझेदारी में 1200 रुपये और 16,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। ए और बी यानी तुमने और मैंने एक व्यापार में साझेदारी की, जिसमें तुमने दिए 1200 और मैंने दिए 1600, और सी भी आ गया 8 महीने के बाद, उसने दिए 1500 रुपये। तो दोस्तों ठीक है, 1500 रुपये दिए हम लोगों को और हमारे इन्वेस्ट में जुड़ गया। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा क्या हुआ? 2 वर्ष बाद हमने देखा उस हम लोगों को 45,600 रुपये बच गए तीनों लोगों को। तो उसमें सी को कितने मिलेंगे? क्योंकि सी तो 2 महीने बाद आया और उसने पैसे भी कम दिए, तो ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 वर्ष बाद मीन्स 24 महीने। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व करना, यानी 12,000 है ना, ये 12,000 में हम 24 महीने का गुणा करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हम भी करेंगे, हम 24 का गुणा। लेकिन जो सी है ना, तो इसमें हम 8 महीने घटा के मीन्स 8 दूनी 16, इसमें हम करेंगे 16 का गुणा, क्योंकि 8 महीने बाद आया ना ये। तो इसमें करेंगे 15,000 में 16 का गुणा। जब इन तीनों में हम गुणा कर लेंगे तो जो कुछ आंसर आएगा उसका, उन सबको ऐड करके बटे 3 करके, ठीक है, बटे 3 करके, फिर बटे 3 करके जो आंसर आएगा फिर उसमें भी 45,000 बटे करके जो आएगा वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग सॉल्व करना, मैं इसे बता दूंगा बाद में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये अपने पेपर में सबसे डिफ़िकल्ट अगर चीज़ है तो कोई वो मैथ है। उसके बाद में वो सबसे सरल है जीके, उसके बाद हिंदी सबसे सरल है। अगर आप इनमें 20-20 नंबर ले आते हो तो आपका पेपर 100% क्लियर है, क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती, ऐसी जाएगी केवल 55 नंबर मैक्सिमम, ठीक है। इससे ऊपर कभी नहीं गई आज तक। तो अगर बस कोशिश करो सबसे ज़्यादा नंबर लाने की, कि आपके इंग्लिश उसमें आ जाएं, रीजनिंग में और जनरल नॉलेज में आ जाएं और हिंदी में आ जाएं। तो मैथमेटिक्स में अगर भाई 10 से 15 नंबर भी आ जाते हैं तो बहुत हैं, ठीक है। इतने तो आराम से आ जाएंगे। वैसे भी यार मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन 3 से 4 बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं, उन्हें आप छोड़ना मुनासिब समझना, मतलब 3 से 4 अटैम्प्ट ही मत करना क्वेश्चंस, ठीक है। लगभग ऐसा मत कर देना कि सारे क्वेश्चन कराओ, केवल मैथमेटिक्स के 16 से 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में ये मत समझना 20-22 कर लें, नहीं 16-17 करना आराम से, जॉन में श्योर रहो, और ठीक है। और हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक मूलधन पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो इसका भी हर चीज़ की एक ट्रिक है, इसके लिए दर पूछी है,
तो दर के लिए भी दोस्तों सूत्र है। क्या सूत्र है? सबसे पहले ब्याज ब्याज कितना है? 200 में 240 घटा दो, वही तो ब्याज होगा। तो कितना है ब्याज? 40 रुपये। ब्याज यानी ब्याज बराबर दर नहीं, ब्याज बराबर मूलधन। देखो मैंने बताया था ना सूत्र आपको, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100, है ना। तो ब्याज कितना है? 40 रुपये। मूलधन कितना है? 200 रुपये। दर कितनी है? निकालनी है, बटे 100। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये 2 का इसमें भाग हो जाएगा। तो दर कितनी निकलेगी? 40 बटे 2 मीन्स 20। तो दर निकली दोस्तों 20%। तो हमारा 20% करेक्ट आंसर होगा। यार सूत्र है ना, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100। ठीक है, जो पहले वाली जो संख्या होती है, जो पहले वाले रुपए होते हैं, वही तो मूलधन होते हैं। बाद वाला जो होता है वो मिश्र धन होता है। मतलब मतलब ब्याज के साथ में जो भी धन है उसे हम मिश्र धन बोलते हैं। चलो तो हम फिर आगे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर भाग का भी निशान होता तो सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करते, भाग, ठीक है, जैसे डिवीज़न भी बोलते, भाग को सॉल्व करते, फिर आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करना, फिर आप प्लस को सॉल्व करना, फिर आप माइनस को सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले भाग तो इसमें है नहीं, तो भाग को हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका गुणा सॉल्व करते हैं। 48 इंटू 3 कितने हो गए? 8 3 24, 4 3 12 13 14, कितने हो गए? 142 प्लस 40 माइनस 125। ठीक है, अब इसका हम प्लस सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे। तो प्लस वाला पोर्शन, अरे यार 142 प्लस 40 माइनस 125। ठीक है, तो इसका ये सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया? 2 14 4 18 माइनस 125। तो 182 है जी अपने। 182 में अगर हम 125 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 55 बचेंगे, नहीं 55 नहीं बचेंगे भाई। 12 में से 5 चले गए, 12 में से 5 चले गए, 7 बचे। ठीक है, और 8 में से 7 में से 2 चले गए, 5 बचे, 57। कितना आंसर आ गया दोस्तों? 47। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, आंसर जो अपना होगा वो होगा 47 बचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन भी इसी सेम पे बेसिस पे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ठीक है, तो इसका देखो, सबसे पहले हम प्लस का निशान लगाते हैं। 3 भागित 9 कितना बचा? 3 इंटू 11 लिख दो सेम, माइनस 12 इंटू 13 प्लस ये और ये। ठीक है, 90 इंटू 70 ये भी लिख दो। अब फिर हम इसका जो गुणा बचा उन्हें सॉल्व करेंगे, गुणा जहाँ पे है उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर इनका हम प्लस सॉल्व करेंगे और फिर इनका माइनस सॉल्व करेंगे। तो इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कौन सा आंसर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में करते हैं। बी और सी समान कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसे 7.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी सभी मिलकर कार्य करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 3 मिनट का है। तो इसका ये केवल एक फंडा पे आधारित है, दक्षता नाम सुना है कभी? दक्षता बराबर किया कार्य बटे दिनों की संख्या, उससे हम बोलते हैं दक्षता। बस अगर यही फॉर्मूला मैं इसी क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा किसी दिन, ये थोड़ा टाइम टेकन है, तो अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। यदि 95 मीटर और 205 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है यार। देखो सबसे पहले टोटल लंबाई निकाल लो। टोटल लंबाई कितनी है? 95 मीटर और 205 मीटर, कितनी हो गई? 300 मीटर। टोटल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 300 मीटर। ठीक है, छोड़ो बात। अब ये 58 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की रफ्तार समांतर पटरियों में चल रही हैं एक दूसरे पर। ठीक है, ये कैसी हैं? विपरीत हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। 58 प्लस
32 कितने हो गए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्हें मैं मीटर में बदल दूँगा ना, क्योंकि ये भी मीटर में दिए गए हैं। तो इन्हें 90 को मैं देखो मीटर में बदल देता हूँ। यानी मीटर में कैसे बदल देंगे 5/18 से 18 पचे 90 पचम 25 कितना हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे चाल कितनी है 25 है, अभी निकाली थी मैंने। और दूरी कितनी है 300 है। समय कितना है निकालना है। तो समय यहाँ पे पहुँचेगा 25 और 300 को काटोगे कितनी बार कटेगा 8 बार। 8 बार नहीं, ये कितनी बार कटेगा भाई, देखो t बराबर 300/25 और 25 का भाग दो 300 में, 25 एकम 25 को 100 यानी 12। कितनी बार गया 12, तो इसका 12 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल। एक वृत्त के क्षेत्रफल में और परिधि का अनुपात, क्षेत्रफल और परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। परिधि का सूत्र क्या होता है वृत्त की 2πr। कितने का अनुपात है इन दोनों के बीच में 21/2 का। ठीक है, देखो 2 से ये 2 कट गए, ये पाई से ये पाई कट गई, एक आर से एक आर कट गई, तो एक आर का मान कितना दे दिया 21। आर बराबर कितनी निकल रही 21। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू फिर 21, तो 7 तिया 21 और 21 तिया 63 और ये 22 है, इनका भी गुणा होगा। तो 21 से 63 इंटू 22। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है वही आएगा मेरे साथ। हाँ, ये 1386, क्योंकि 16 ये तो कुछ नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1386। तो 63 इंटू 22 आप भी कर लेना, यही आएगा। ठीक है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, लड़कों की संख्या पूछी ना उसने। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है 40%। फिर से हम करते हैं 40% बराबर 812 कितनी है 812। 40% बराबर 812, तो 1% बराबर 1% बराबर 812/40। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें भाग दे के देख लो 20.3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा इतनी बार। तो 1% का मतलब इतना है। तो लड़कों की संख्या पूछी ना उसने, तो लड़कों की संख्या कितनी 60% है। तो 60 इंटू 20.3 करोगे जो, तो कितना आएगा, जिससे ये कवर हो गया। तो 36 18 और 6 दूनी 12 12 18 1218 हमारा आंसर होगा। लड़कों की संख्या कितनी होगी 1218, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा मैथ का पोर्शन भी निपट गया। अब हम लोग अपना पढ़ते हैं हिंदी। अब हमारी हिंदी के 25 क्वेश्चन रह गए, तो इन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खा लिया मैथ ने। तो देखो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें शुद्ध शब्द कौन से हैं, हठ धर्मिता दुशाला। देखो यार, अगर आपको हिंदी सही से नहीं आती तो आप गलत बात है, हिंदी सही से आनी चाहिए। देखो हठ धर्मिता, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे। दुशाला ऐसी नहीं लिखी जाती, दुशाला ऐसी लिखी जाती है। ठीक है, दुशाला छोटा ऊ की मात्रा होती है यहाँ पे, बल्कि बड़ा ऊ तो ये गलत हो गया। संस्कार तो बहुत सबको पता है कैसे लिखे जाते हैं, तो ये तो एक्यूरेट गलत है। प्रतिपादन कैसे लिखा जाता है, ता ये तलवार का है, इसमें छोटी ए की मात्रा होती है। ठीक है, तब ये प्रतिपादन लिखता है, तो इसलिए इसमें सबसे सही वर्ड लिखा है वो हठ धर्मिता लिखा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर। इसी प्रकार से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, लगभग सारे शब्द सही हैं, लेकिन जो इसका अशुद्ध है वो कौन सा है दोस्तों। समय सही लिखा हुआ है, अन्वेषण ये भी सही है, संसार ये सही नहीं है, उच्चारण ये भी सही है। संसार ऐसे नहीं लिखा जाता, संसार लिखा जाता संसार। ठीक है, तो तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तरड़ी का दोस्तों पर्यायवाची शब्द किसका होता है, तरड़ी होता है नाव का पर्यायवाची। ठीक है, सूर्य के तो आपको पर्यायवाची याद होंगे, भानु, भास्कर, रवि। ठीक है, कुछ ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। और युवती का औरत, या फिर आप लोग इन्हें पढ़ लेना एक बार, तो और अच्छे से याद हो जाएंगे आपको पर्यायवाची शब्द, क्योंकि आपके पेपर में पर्यायवाची आनी है। किस समूह में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं। कौन से समूह में, देखो पहला समूह देखते हैं, आग, पावक,
दव, दव ये यार दानव का होता है, वो दानव दैत्य नहीं होता, उसका होता है दव। तो ये पहला तो नंबर गलत हो गया, क्योंकि आग तो अग्नि का होता है, पावक भी अग्नि का होता है, लेकिन दव अग्नि का नहीं होता। और अनिन ये भी शब्द ही नहीं है अनिन कुछ, ठीक है। तो पहला नंबर गलत हो गया। पावक दहन बहनी दात वेल, हाँ ये इसका नंबर 2 करेक्ट आंसर हो। और नंबर 3 भी देख लेते हैं। नव नग अनल ज्वाला कृषाणु, नग नग ये नाग का होता है लेकिन अग्नि का नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। अग्नि के पर्यायवाची पावक दहन बहानी दातवेद। मंगल का, मंगल का विपरीत क्या होगा? देखो मंगल का इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स और हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। मंगल का विलोम शब्द क्या होगा यार? अमंगल यार। मंगल का विलोम शब्द अमंगल। अब प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल, ठीक है। प्रतिकूल अनुकूल विलोम शब्द। जिसका कोई अंत नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अनंत। ये वाली अनंत नहीं होगी, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। आदि, आदि मीन्स जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, मतलब जो बस अनादि और अनादि। अनादि जैसे ना जिसकी शुरुआत है ना जिसका ख़त्म है, जो मतलब अनादि तेरी अनंत माया, यानी जिसकी शुरुआत है ना जिसका अंत है, उसे बोलते अनादि। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं निर्मम, ठीक है। और निष्ठुर किसे बोलते हैं? निष्ठुर बोलते हैं जिसके हृदय में दया ना हो, उसे हम लोग निष्ठुर बोलते हैं। निर्दय किसे बोलते हैं? जिसके मन में दया ना हो उसे निर्दय बोलते हैं। निस्वार्थ जिसके मन में स्वार्थ ना हो, तो हमारा बी आंसर करेक्ट है इसका, निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे बोलते हैं निर्मम। अब चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का मतलब क्या होता है दोस्तों? घबरा जाना, ठीक है। तो ठीक है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका क्या मतलब होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है कवि कल्पनाशील होता है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं आपको वर्ड मिल जाए तो इसका दोस्तों आप मतलब निकालना, कवि कल्पनाशील होता है। बच्चे गेंद से खेल रहा है, वाक्य के अशुद्ध अंश को ज्ञात कीजिए। बच्चे गेंद से खेल रहा है, वाट द, ये कोई वर्ड नहीं है ना, तो मतलब इसलिए इसमें गलत शब्द हैं। खेल रहे हैं, रहा है शब्द यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा खेल रहे हैं, तो इसलिए रहा है हमारा गलत हो जाएगा पार्ट। अब हम अगला पढ़ते हैं। दवा लाओ और बुखार कम हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। बताओ इस किस भाग में त्रुटि है? इसमें दोस्तों भाग में ए भाग में त्रुटि है। इसका मतलब होगा दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ठीक है। दवा लो, लाओ नहीं, दवा लो, ठीक है। तो ए भाग मतलब इसका ए ही नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दवा लाओ नहीं हो, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। वक्त निकल जाता है पर समय याद रह जाता है, क्या कोई त्रुटि नहीं है? किस भाग में त्रुटि है इसके, ये बताना है। वक्त निकल जाता है पर समय, इसमें पर समय के भाग में त्रुटि है, क्योंकि जो पर समय वर्ड नहीं आता, समय याद नहीं रहता भाई। इस समय की जगह बात, पर बात वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? बात। पर बात याद रह जाती है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, तो इस जगह आएगा बात, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही है, सही सर। मुझे नहीं मालूम था कि आप पौत्रिक हैं, ये गलत है, ठीक है। उसने एक मोतियों का हार खरीदा, बिल्कुल सही है। और हमें अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है। मुझे मालूम नहीं था कि वह, ये इसमें कहाँ गलती है भाई? इसमें ये गलती पौत्रिक, कि पौत्रिक वर्ड कभी अकेला नहीं आता, ठीक है। पौत्रिक संपत्ति हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि आपकी पौत्रिक संपत्ति है। पौत्रिक एडवर्ब होता है और हम कभी भी एडवर्ब अकेला नहीं आता है, ठीक है। मैं इंग्लिश में बता दूंगा आपको, क्योंकि हिंदी का पता नहीं यार, विशेषण शायद था। पौत्रिक विशेषण वर्ड होता है और विशेषण कभी भी अकेला नहीं आता है। मानसून ख़त्म होने के बाद, ठीक है, कौन सा वर्ड आएगा इस जगह? मानसून ख़त्म होने के बाद अद्भुत गर्मी बढ़ जाती है, नहीं। रोज़ नहीं, तो कुछ नहीं इसका आया होगा। अचानक गर्मी बढ़ जाती है, ठीक। मानसून ख़त्म होने के बाद अचानक गर्मी बढ़ जाती है। मुझे यह बोझ उठाया ना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, मुझे यह बोझ उठाया ना जाएगा। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, सी नंबर, ठीक है। धैर्यवान व्यक्ति विचलित नहीं होता है। वह टकरा कर गिर पड़ा, नहीं, वह अचानक गिर पड़ा। इसका कौन सा आंसर होगा? ए नंबर, वह अचानक गिर पड़ा, ठीक है।
तो इसका गंगा में जल निरंतर बहता है या पवित्र बहता है, कौन सा आंसर होगा दोस्तों इसका? गंगा में जल निरंतर बहता है, ठीक है। शुद्ध बहता है, ये बात सही है। निश्चल नहीं, ये गलत है। पवित्र, ये भी बात सही है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो है निरंतर बहता है, ठीक है। ठीक है। शिशु की डैश आंगन को गूंजा कर रही है, क्या गूंजा कर रही है? शोर गूंजा कर रही है? नहीं। रुदन, रुदन मीन्स होता है रोना वगैरह, नहीं। रोना गूंजना कैसा हो सकता? कुछ नहीं। हंसना, शिशु हंसता नहीं है, शिशु करता है किलकारियाँ। शिशु की किलकारियाँ आंगन को गूंजा कर रही हैं, गूंजा रही हैं किलकारियाँ, इसका होगा करेक्ट आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का बोध स्मृति के, अब ये पहले नंबर भी ये डैश है, इस जगह कौन सा वर्ड आएगा? ठीक है। दिए गए अनुच्छेद में एक से प्रदर्शित रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आएगा? लिए, सहारे, अनिवार्य। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का बोध स्मृति के सहारे, इस जगह आएगा दोस्तों, सहारे होता है। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का बोध स्मृति के सहारे होता है, ठीक है। स्मृति के सहारे होता है। यदि, अब आगे बढ़ते हैं, यदि वह मानव जीवन की मुख्य घटना भूल जाए, अपने महत्वपूर्ण अनुभव भूल जाए, परिवार व समाज के लोगों से अपना संबंध भूल जाए, तो उसका क्या नष्ट हो जाता है? तो उसका दोस्तों जाति नष्ट होती नहीं, इंसान नष्ट नहीं, व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। तो उसका क्या नष्ट हो जाता है? व्यक्तित्व। आप लोग इसे पढ़ना है ध्यान से, और फिर मैं तो जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ इसके। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का बोध स्मृति के किस लिए होता है? को मतलब, ठीक है। यदि वह मानव जीवन में मुख्य घटनाएं भूल जाए, अपने महत्वपूर्ण अनुभव भूल जाए, परिवार और समाज के लोगों से अपना संबंध भूल जाए, तो उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा। यदि स्थिति जाति और राष्ट्र की है, अस्मिता बोध की पहली शर्त है इतिहास बोध। हिंदी भाषी जनता अपना इतिहास पहचाने बिना, इसकी जगह होगा इतिहास। नंबर 3 की जगह क्या भरेंगे हम लोग? इतिहास पहचाने बिना ना स्वयं को पहचान सकती है ना राष्ट्र को। सही बात। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का बोध स्मृति के पहचाने बिना स्वयं को पहचान सकती है ना राष्ट्र को। इस इतिहास में बहुत से चढ़ाव हैं, ठीक। डैश की जगह कौन सा आएगा? उतार। इस इतिहास में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, ठीक है। 5वीं जगह कौन सा आएगा? बहुत सी संस्कृतियाँ स्मृति गर्व करने से की वस्तुएं, बहुत से रुझान सामाजिक कौन सा आएगा? सामाजिक भूल की ओर नहीं, सामाजिक परिवार नहीं, सामाजिक विघटन की ओर ले जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना ये 100 प्रश्न हो चुके हैं हमारी पेपर के। तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो, आप इसे एक बार लाइक ज़रूर